चलो आज फर्स्ट क्लास है भाई, एक अच्छे नोट पे क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और आज पहली क्लास है और एक बहुत ही छोटी सी क्लास, 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, लेकिन ये टॉपिक बहुत सोच समझ के उठाया है मैंने, क्योंकि बेटे आप सभी को पता है 4 साल में एक बार ओलंपिक्स होते हैं और अभी ओलंपिक जस्ट खत्म हुए हैं, है ना। ओलंपिक भी और पैरा ओलंपिक भी। तो आने वाले 4 से 5 महीने का जो फेज है, काफी सारे उसमें एग्जाम्स हैं, सेंटर के भी, स्टेट, अलग अलग स्टेट्स यानी यूपी, हरियाणा और अदर स्टेट्स के भी काफी सारे एग्जाम है। अभी रीट का भी पेपर आ रहा है। तो ये एक ऐसा टॉपिक बनता है, देखो आप सभी ने अभी रिसेंटली सीएचएसएल के पेपर भी देखे होंगे या उसके बाद हरियाणा का पेपर भी देखा होगा। उसमें भी हरियाणा फीमेल कांस्टेबल वाले में भी एक क्वेश्चन ओलंपिक से डाला हुआ था। तो आने वाले 5-6 महीने तक ये ओलंपिक वाला कम से कम करंट बना रहेगा और इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मैं सिर्फ क्लास को इतना टारगेट करा है कि चाहे 20 ही मिनट की क्लास हो, पर किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन, वो जो एक क्वेश्चन है, एक एक नंबर की अहमियत वही बच्चा जानता है जो एक नंबर से ही एग्जाम में रह जाता है। तो सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपका 1 मार्क्स पक्का हो जाए, यही टारगेट करा है। और जिस भी बच्चे ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो बेटे मैं आपको यहां डेली फ्री क्लासेस दिया करूंगा। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। बात हो रही है टोक्यो ओलंपिक की। इसको टोक्यो ओलंपिक कहा जाता है बेटे, टोक्यो ओलंपिक 2020 कहा जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 कहा जाता है क्योंकि अगला जो, देखो ये होना 2020 में था, 2016 में रियो में ओलंपिक हुआ था, तो 2020 में अगला ओलंपिक होना था। लेकिन आप सभी को पता है पूरे विश्व में कोरोना की लहर ने इतना कहर मचा दिया कि हम इस तरफ बढ़ ही नहीं पाए, ये पूरा विश्व इस तरफ नहीं बढ़ पाया। लेकिन अंततः ये 2021 में हुए, परंतु इसका नाम, इसको क्या किस नाम से पुकारा गया? टोक्यो ओलंपिक 2020 के नाम से ही, ताकि 2024 में भी ठीक तरीके से हम अगला ओलंपिक कोशिश करें, ऑर्गेनाइज कर पाए। तो सबसे पहला मुद्दा, ये कहां पे हुआ बेटे? ये कहां पे हुआ? ये जापान में हुआ है। ये जापान में हुआ है। टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात हो रही है। थोड़ा सा सॉरी, एक इशू है कि जब भी ऐप पे क्लास लेता हूं ना, तो सभी मेरे पास स्ट्रीम की वगैरह और कमेंट के लिंक आ जाते हैं और आराम से एक अब अलग से बड़ी स्क्रीन पे ना वो कमेंट्स ही देखते हैं। और भाई मैं थोड़ा टेक्निकली पुअर हूं, तो फिलहाल यूट्यूब वाले कमेंट्स जो हैं धीरे धीरे सीखूंगा। अभी बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कंटेंट एक बार मैं करा दूं, उसके बाद आप लोग अपनी क्वेरी रेज करना, मैं फोन में आपके कमेंट्स खोल लूंगा। तो बात करें टोक्यो ओलंपिक कहां पे हुआ? जापान में टोक्यो ओलंपिक हुआ। और बेटे जब उससे भी पहले हम बात करते हैं ओलंपिक की, सिर्फ ओलंपिक की यदि बात करें, सिर्फ ओलंपिक की बात करें, तो सबसे पहले ओलंपिक कहां ऑर्गेनाइज हुए? इनको हम पुराने ओलंपिक यानी ओल्ड ओलंपिक्स के नाम से जानते हैं। ओल्ड ओलंपिक्स अभी जो चल रहे हैं ना, इनको हम मॉडर्न डे ओलंपिक्स के नाम से जानते हैं, मॉडर्न डे ओलंपिक्स। और आप सभी को बखूबी पता होगा कि इनको जो अभी चल रहे हैं, या जो ये टोक्यो 2020 हुआ, इससे पहले रियो में, उससे पहले लंदन में, ये हर 4 साल बाद जो हो रहे हैं, इनको हम समर ओलंपिक्स भी बोलते हैं, समर ओलंपिक्स भी। परंतु फीमेल कांस्टेबल वाले पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे पहले ओलंपिक्स का आयोजन कब हुआ? सबसे पहले ओलंपिक्स का आयोजन कब हुआ? इस बात के प्रमाण हमारे पास हैं। तो 776 बीसी से आ जाए हम करीब करीब 346 एडी के आसपास, मतलब बहुत पुराने समय में भी ओलंपिक्स होते थे। किसी कारणवश वो रुक गए, वहां तक हमें नहीं जाना। तो क्वेश्चन क्या आया था कि सबसे पहले ओलंपिक का आयोजन कब हुआ, और क्लियरली उसका आंसर था 776 बीसी। पर बात करते हैं इन ओलंपिक्स की, जो ये अभी श्रृंखला चल रही थी। वैसे एक क्वेश्चन बनता नहीं था, इससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हमारे टोक्यो ओलंपिक्स से या फिर समर ओलंपिक्स से बनते हैं। तो भाई 1894 में, 1894 में एक हिस्टोरियन भी है और एक एजुकेटर भी थे, जो ओलंपिक कमेटी के फाउंडर माने जाते हैं। फ्रांस के वो व्यक्ति थे, फ्रेंच पर्सन थे,
जिनका नाम काफी बड़ा है, चार्ल्स डे पियरे, कॉमा बैरन डे कोबर्टिन। बैरन डे कोबर्टिन ये व्यक्ति थे जिनके दिमाग में ओलंपिक गेम्स आयोजित कराने का विचार आया, और फ्रांस में ही एक खेलों के समारोह के आयोजन के दौरान उन्होंने आइडिया रखा, जहां पे काफी लोग संगठित थे, काफी अलग अलग देशों से आए हुए थे। 1894 में इनके दिमाग में आइडिया आया, और इन्होंने ये जब सबके समक्ष रखा तो सभी एग्री हो गए। तो इन्होंने कहा कि हम 1900 से दोबारा से ओलंपिक स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन काफी सारे देश, एग्जैक्ट नंबर बोलूं तो 34 देश इस चीज को लेकर एग्री थे और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। उन्होंने बोला नहीं, हम इतने आगे नहीं जाएंगे, और इनके आग्रह करने पे फर्स्ट समर ओलंपिक या फर्स्ट मॉडर्न डे ओलंपिक कह रहा हूं मैं, फर्स्ट मॉडर्न डे ओलंपिक, या फिर इसी को हम फर्स्ट समर ओलंपिक्स भी कह सकते हैं, इनका आयोजन कराया गया बेटे। इनका आयोजन हुआ 1896 में। एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो बेटे पहले ओलंपिक जो है 6 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल 1896 यानी 1896 में कहां पे आयोजन हुआ था बेटे? एथेंस ग्रीस में इनका आयोजन कराया गया है ना। क्या लिखा था यहां? ओके 1894। समय दूंगा आपको, आराम से आप इसको नोट भी कर लेना। तो एथेंस ग्रीस में इसका आयोजन हुआ। पहले समर ओलंपिक्स का आपसे पूछ सकता है, पहले समर ओलंपिक्स का आयोजन हुआ कब है बेटे? 1894 1894 में तो ये आइडिया आया होने, और आयोजन कब हुआ है बेटे? 1896 में 6 से 15 अप्रैल तक। और आप सभी को पता है दुनिया के जो 7 अजूबे माने जाते हैं, भारत का ताजमहल भी उसमें शामिल है। उन्हीं में सबसे पहले हम गिनती करते हैं बेटे एथेंस के, ग्रीस के ओलंपिक ग्राउंड की, जहां पे पहले ओलंपिक्स का आयोजन कराया गया था। ये हुए थे पहले ओलंपिक्स। और बेटे हर 4 साल बाद दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ओलंपिक्स का आयोजन होता है, अच्छे से आपको पता भी होगा। ये कुछ ओलंपिक का बैकग्राउंड या कह लो ओलंपिक की हिस्ट्री थी। आखिरी ओलंपिक कहां पे हुआ था? रियो डे जेनेरियो में आखिरी ओलंपिक हुआ था। इसमें से जो भी आपको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, और फिर हम आगे चलेंगे। फर्स्ट मॉडर्न डे ओलंपिक या फिर समर ओलंपिक्स बोले तो क्या बोलोगे आप? 1896 1896 फर्स्ट ओलंपिक बोले, और ये ऑप्शन में नहीं दिया हो या फिर ये ऑप्शन में दिया हो, चाहे वो भले ही दिया हो, तो फर्स्ट तो भाई यही थे 776 बीसी आप मानोगे, और यही अभी कांस्टेबल वाले, फीमेल कांस्टेबल वाले पेपर में कमीशन ने ऑप्शन में दिया था। यहां टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जो मैं छोटा सा डाटा बताने जा रहा हूं आप सभी को, मेरे बच्चे अभी यूपी वाले एग्जाम्स काफी सारे आ रहे हैं, सेंटर के काफी एग्जाम्स आ रहे हैं, रीट का एग्जाम आ रहा है, तो काफी सारे क्वेश्चन हरियाणा वाले प्लेयर्स से अलग भी नेशनल प्लेयर्स के बनते हैं, भारतीय प्लेयरों के बनते हैं, तो वो भी हम यहां पे अभी कवर करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं ये डाटा आपने नोट कर लिया होगा। बेटे इस 15 से 20 मिनट की क्लास से बाहर आपको ना कोई डाटा नहीं मिलेगा। बहुत छोटी सी क्लास है और बहुत लाभदायी क्लास है, क्योंकि करंट अफेयर हर एग्जाम में इंक्लूड रहती है। और अब तो ये टोक्यो ओलंपिक्स में जो मैं कह सकता हूं कि भारत ने तरक्की करी है, धीरे धीरे कुछ सवाल जो हैं, जैसे ये कुछ सवाल थे ये स्टैट के थे, इसमें कुछ करंट नहीं था, और नीरज चोपड़ा भी अब स्टैटिक जीके में जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये सभी हमारे जहन में जरूर होने चाहिए आने वाले समय तक भी। चलिए चला जाए आगे। बात आ रही है अब टोक्यो ओलंपिक की। आप सभी को बखूबी पता है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो कि हुए हैं बेटे 2021 में हुए हैं। चलो यहां डेट ही लिख लेते हैं, 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक। 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक, यानी 23 जुलाई को इसका शुभारंभ हुआ और 8 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक्स का समापन हुआ। अभी पैरा ओलंपिक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो 24 अगस्त को इनके खत्म। याद रखेंगे हमेशा ओलंपिक्स जो है
खत्म होने के बाद फिर पैरालंपिक शुरू होते हैं, तो वो 24 अगस्त से स्टार्ट होंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं बेटे सिर्फ टोक्यो ओलंपिक के बारे में। तो ये कौन सा संस्करण था, कौन सा संस्करण था ओलंपिक का? ओलंपिक का ये कौन सा संस्करण था, यदि ये आपसे पूछ ले तो बेटे ये 32वां संस्करण था। ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? ये 32वां संस्करण था। कितने राष्ट्रों ने या कितने देशों ने इस ओलंपिक में भाग लिया, यदि ये सवाल आपसे पूछ ले तो याद रखेंगे 205 देशों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया है। 205 देशों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया है। इसके अलावा यह भी आपसे पूछ सकता है कितने इवेंट हुए हैं या फिर कितने खेल थे, कितने इवेंट हुए हैं या फिर कितने खेल थे। अब यह क्या मुद्दा है, इवेंट और खेल में क्या फर्क है सर? कुछ तो यहीं गड़बड़ा जाएंगे। चलिए इसको समझते हैं, इवेंट क्या होता है, खेल क्या होता है। मान लीजिए बैडमिंटन एक खेल है, बैडमिंटन एक खेल है, उसमें सिंगल्स इवेंट होता है, मेन सिंगल विमेन सिंगल, डबल्स इवेंट होता है, मैच डबल वुमेन डबल, फिर मिक्स डबल्स भी होता है। देखो इतने सारे इवेंट हो गए, यानी अलग अलग इवेंट में अलग अलग मेडल्स गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज दिए जाएंगे। इसी प्रकार एथलेटिक्स है, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स है, यानी सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का कहने का अर्थ है सबसे ज्यादा इवेंट्स को कवर करता है। 100 मीटर 200 मीटर हर्डल और स्टीपल चेज और बहुत सारे प्रकार के इवेंट आ जाते हैं। नीरज चोपड़ा जी ने पूरे भारत का नाम रोशन करा है, तो नीरज चोपड़ा जी भी जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, आप सभी को पता है, भाला फेंकते हैं और वो भी एथलेटिक्स में ही आता है। तो एक खेल के अंदर काफी सारे इवेंट आ जाते हैं, एक खेल के अंदर काफी सारे मैं कहूंगा इवेंट आ जाते हैं। तो टोटल मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, टोटल जो है 339 इवेंट, 339 इवेंट थे, यानी 339 टोटल गोल्ड बनेंगे, टोटल सिल्वर बनेंगे, टोटल ब्रॉन्ज मेडल बनेंगे। और 33 कुल खेल थे, 33 खेलों को मान्यता थी, या 33 खेलों में 339 इवेंट इन टोटल थे। 33 खेलों में 339 इवेंट इन टोटल थे। ओके है यहां तक? अब बात आती है पदक तालिका की। टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा मैं मेडल टैली कहूंगा या मेडल्स टेबल कह के इसको डिफाइन करूंगा। तो टोक्यो ओलंपिक का विनर कौन रहा है, या सबसे ज्यादा पदक किसने जीते, यहां मैं आपको एक चीज बता दूंगा। चलो एक बार लिख लेते हैं फिर ही डिफाइन करूंगा। तो पहले स्थान पे टोक्यो ओलंपिक्स में, पहले और दूसरे स्थान में ना बहुत कम फासला रहा है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं मैं वापस से लाइव हूंगा। ये मेरे साथ ना अक्सर होता आया है, जब भी रात को क्लास लेता हूं, और आज तो देखो चैनल पे पहली क्लास डाल रहा हूं और वहीं पे पावर कट होके बीच में इंटरप्शन आ जाता है, थोड़ा सा सीपीयू में इशू है। चलो एनीवेज, तो मैं पदक तालिका की बात कर रहा था बेटे। पदक तालिका की यदि मैं बात करूं, पहले नंबर पे रहा है यूएस, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको मैं थोड़ा सा यहां से टेढ़ा करके यहां लिख रहा हूं 33 स्पोर्ट्स, 33 खेलों में 339 इवेंट आपकी शामिल थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले नंबर पे रहा है पदक तालिका में। यहां पे मैं लिख रहा हूं जी, एस और बी, इसका अर्थ होगा बेटे गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। यानी स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। देखिएगा यूएस ने इन टोटल 39 गोल्ड मेडल जीते। यूएस ने यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इन टोटल 39 गोल्ड मेडल जीते हैं और 41 सिल्वर मेडल जीते हैं बेटे। साथ ही साथ इन्होंने कांस्य पदक बात करें तो 33 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इन टोटल यहां पे टी भी लिख देता हूं, यानी कुल कितने मेडल प्राप्त करे हैं। जो पहले नंबर पे
देश आया है, यदि ये आपसे पूछ लिया जाए तो बेटे 9 और 3 12 और 1 13, 3 और 1 3 और 3 6 4 10 और 1 11। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 113 टोटल मेडल प्राप्त करे हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर। इसके अलावा सेकंड यानी दूसरे स्थान पे रहा है बेटे चीन यानी चाइना। चाइना जो है वो दूसरे स्थान पे रहा है और बेटे बहुत ही बारीक फासला रहा है, बहुत ही बारीक फासला रहा है। 38 गोल्ड 32 सिल्वर और कहूंगा मैं 18 ब्रॉन्ज मेडल। 32 गोल्ड 38 सिल्वर 38 गोल्ड 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल, यानी टोटल यदि मैं बात करूं 8 और 8 16 और 2 18, 8 ये हो गया और 3 और 1 4 और 1 5 और 3 8, 88 मेडल, 88 टोटल मेडल्स जीते हैं चाइना ने। यहां मैं एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, कहीं भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड नहीं है, कि मान लो कि टोटल ये 150 मेडल जीत लेता चाइना, तो क्या ये यूएस से आगे हो जाता? नहीं। जो पदक तालिका में आपका स्थान रहेगा वो सिर्फ गोल्ड मेडल के आधार पे रहता है, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल के आधार पे ही रहता है बेटे। अगर गोल्ड मेडल बराबर हो जाए तब सिल्वर मेडल देखे जाते हैं। अगर यहां पे चाइना टोटल 40 गोल्ड जीत लेता और टोटल 90 इसके मेडल होते तो फर्स्ट नंबर पे चाइना होता और यूएस सेकंड नंबर पे आ जाता। अब सारे 205 राष्ट्र तो हमें याद करने नहीं है, फर्स्ट सेकंड काफी है। और इसके बाद बात आती है भारत देश की यानी इंडिया की। भारत का स्थान कहां पे है? तो मैं कहूंगा भारत टोक्यो ओलंपिक में कौन सा स्थान रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य सवाल है। 48वां स्थान रहा है बेटे टोक्यो ओलंपिक में भारत का। 205 राष्ट्रों में से 48वां स्थान रहा है, जिसमें एक गोल्ड इस बार लेने में सक्षम रहे हैं नीरज चोपड़ा। 2 भारत के सिल्वर मेडल आए हैं मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया, जो कि 57 किलो में रेसलिंग में लेके आए हैं। और इन द एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं भारत के बेटे। इन टोटल भारत के कितने पदक आए हैं ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्या बोलोगे? भारत के टोटल 7 पदक आए हैं, यानी 7 मेडल्स इंडिया को मिले हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ओके है यहां तक? बहुत आसान डाटा, बहुत सिंपल सा डाटा था। इसमें से कुछ भी नोट करना है तो प्लीज कर लीजिए। इसके बाद कहानी चलेगी आगे और हम खिलाड़ियों के बारे में करेंगे कि किसने क्या जीता है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा, है ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिएगा बहुत ध्यान से। एक गोल्ड, एक मात्र गोल्ड जीता है किसने? आप सभी को पता है, नीरज चोपड़ा जी ने। नीरज चोपड़ा जी ने। और किस खेल में? जैवलिन थ्रो में। जैवलिन थ्रो में। कुछ चीजें जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगती वो मैं वर्बली बोलता जाऊंगा, पर बेटे आप सभी चाहो तो उनको भी नोट कर सकते हो अगर आपको नोट करने लायक लगता है। नीरज चोपड़ा जी का जन्म जो है पानीपत में हुआ है। इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा सकती है। डेट ऑफ बर्थ मैं आप सभी को अभी लिखवा दूंगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा सकती है, उसका कारण यह है हरियाणा के एग्जाम्स में तो पूछी जा सकती है, क्योंकि साक्षी मलिक 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक लेके आई थी और उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछ ली थी, तो इनकी भी बनती है भाई, वो कांस्य पदक लेके आई थी, ये तो गोल्ड मेडल लेके आए हैं। 24 दिसंबर 1997 1997 को इनका जन्म हुआ। कहां से संबंध है इनका? पानीपत के खंडरा गांव से है बेटे। खंडरा गांव है पानीपत में, और खंडरा गांव से संबंध रखते हैं नीरज चोपड़ा जी। बताने को तो काफी गहराई में कहानी बता सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड पे, ये भी प्रैक्टिस करते थे यहीं पानीपत में ही। आपको ये भी बता दूं कि ये अब तो सभी को पता भी होगा, ये बातें मैं करीब 4-5 साल से बताता आ रहा हूं बैचेज में, और मैं दावे से कह रहा था कि कहीं ना कहीं ओलंपिक मेडल नीरज चोपड़ा जी जरूर दिलवाएंगे। ये लगातार बैचेज में कहता आ रहा था, पर ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि गोल्ड मेडल आ जाएगा। और बहुत निरंतर प्रयास, निरंतर मेहनत से इन्होंने
देखो कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। योहान योहान वेटन करके नाम है शायद, एग्जैक्ट नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। जर्मनी के खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड नंबर 1 है इस टाइम, और इन्हें इंजरी हो गई और इनका गोल्ड मेडल आ गया। तो जो मेहनत थी ना, मेहनत करता है उसका किस्मत भी साथ देती है। किस्मत कितनी बार धोखा देगी? एक बार, 2 बार, 3 बार। तो बेटे निरंतर मेहनत करते रहो, अपना प्रयास रखो, अपना एम, आपको एम क्लियर होना चाहिए। और डिस्ट्रैक्शन डेली लाइफ में आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर आप अड़िग हो अपने गोल के लिए तो जरूर उसे पाओगे। पानीपत के खंडा गांव से ESPN स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द अवार्ड 2018 इन्हें मिला था। 2018 कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हैं। काफी अचीवमेंट्स है, इतना सब याद नहीं रखना, बस ये याद रखना पानीपत के खंडा गांव से हैं। चलो डेट ऑफ बर्थ भी लिख लो साथ में ही। DOB की यदि मैं बात करूं, डेट ऑफ बर्थ 24 दिसंबर 1997, 1997। डॉक्यूमेंटल डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है भाई, कभी कहीं से ओरिजिनल पता लगे, वैसे ओरिजिनल भी यही है, यही मान लो, है ना। चलो पानीपत के खंडा गांव से इनका संबंध है। और इनके बारे में क्या बताया जाए, इनका जो टोक्यो ओलंपिक में कितनी दूर भाला फेंका है, जब इनका पदक आया है 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका है। यदि ये पूछ लिया जाए इनका पर्सनल बेस्ट कितना है, तो 88.08 इनका मीटर इनका पर्सनल बेस्ट है। काफी है, मोर देन इनफ है। 2 हमारे पास सिल्वर मेडल आए हैं, 2 भारत के सिल्वर मेडल आए हैं, और आप सभी को पता है बेटे, एक है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता है, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता है। और रवि कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया, हरियाणा से ही संबंध है इनका, दोनों ने सिल्वर मेडल जीता है बेटे। रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है बेटे। इंफाल से इनका संबंध है, अगर एग्जैक्ट हम बात करें तो इंफाल से इनका संबंध है मीराबाई चानू का। रवि कुमार दहिया का संबंध आप सभी को पता है कहां से है, सोनीपत से है। डेट ऑफ बर्थ आप दोनों की याद कर लो। वैसे हरियाणा वाले सिर्फ रवि कुमार दहिया की याद कर ले तो सफिशिएंट रहेगा। जो नेशनल एग्जाम्स दे रहे हैं अगर लिखना चाहें तो 8 अगस्त 1994, 8 ऑफ अगस्त 1994 मीराबाई चानू की डेट ऑफ बर्थ है। बात करूं रवि कुमार दहिया की तो नीरज चोपड़ा से 12 दिन ही बड़े हैं। 12 दिसंबर 1997 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 12 दिसंबर 1997 रवि दहिया जी की डेट ऑफ बर्थ है। कौन सा गांव है? गांव बेटे नाहरी है। पूरा लिखना चाहो तो लिख लो, हरियाणा के एग्जाम्स देने हैं ना, काफी बच्चा जुड़ा है। नाहरी गांव सोनीपत है, नाहरी गांव है, सोनीपत में पड़ता है। 57 किलो में इन्होंने रजत पदक जीता है। इसके अलावा 4 हमारे ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। इसको मैं बॉक्स में कवर कर देता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं 4 ब्रॉन्ज मेडल की बेटे, 4 ब्रॉन्ज मेडल की। और यहां सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटे मेंस हॉकी टीम, यानी पुरुष हॉकी टीम की। मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और बेटे ये एक सूखा पड़ा हुआ था, एक दौर था जब लगातार हर ओलंपिक में गोल्ड लाती जा रही थी भारतीय हॉकी टीम, और काफी समय खाली गया, कई साल खाली गया, और अब एक पदक आया है हॉकी में। मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल करा है। इसके अलावा बात करें हम बजरंग पुनिया जी की बेटे, बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया रेसलिंग यानी कुश्ती के खिलाड़ी हैं। जिसको एक्स्ट्रा चीजें लिखनी है मैं वर्बली बोल रहा हूं, वीडियो को बाद में बैक करके आप लिख सकते हैं। रेसलिंग के खिलाड़ी हैं बजरंग पुनिया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है वर्ष 2020 में। इनफैक्ट 2020 में ही दिया गया है, जो मिला था वो 2020 में मिला था, है ना। चलो इसके बाद मैं कहूंगा पीवी सिंधु, आप सभी को पता है पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। यहां स्पोर्ट में लिख नहीं रहा हूं, वर्बली बता रहा हूं बेटे, पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। और लास्ट अगर मैं बात करूं, एक ब्रॉन्ज मेडल रह गया है, उनका नाम है लवलीना बॉर्गेन।
लवलीना बोर्गेन, असम से इनका संबंध है बेटे, असम से इनका संबंध है। बॉक्सिंग में इनका मेडल आया है, बॉक्सिंग में 69 केजी में इनका मेडल आया है, ब्रॉन्ज मेडल आया है। इसके अलावा पीवी सिंधु, चलो सबकी डेट ऑफ बर्थ लिख लो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी खिलाड़ी से सवाल पूछा जाता है या पास्ट में पूछा गया तो सबसे ज्यादा डेट ऑफ बर्थ पे ही पूछा गया है, इसलिए मैं ये चीजें यहां लिखवा रहा हूं। बजरंग पुनिया जी की लिख लेना 26 फरवरी 1994, 1994। पीवी सिंधु जी की बात करूं तो 5 जुलाई 1995 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 1995। और लवलीना बोर्गेन भाई गांधी जयंती वाले दिन इनका जन्म हुआ, और वर्ष वही है जो नीरज चोपड़ा और रवि कुमार दहिया जी का डेट ऑफ ईयर है, सॉरी ईयर ऑफ बर्थ है ना, ईयर वही सेम है। तो ये 7 मेडल हमने हासिल करे हैं, ये 7 मेडल हमने हासिल करे हैं, और किस हिसाब से हासिल करे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। एक बहुत छोटा सा डाटा इसी प्रकार से, इसमें से जो भी नोट करना है आप फटाफट से कर लो। एक छोटा सा डाटा इसके बाद पैरा ओलंपिक का करा दो, सिर्फ 5-7 मिनट का, क्योंकि हो सकता है वहां से भी सवाल कर ले, तो फटाफट से इसको नोट करो। भाई शेयर कर देना जितने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में कर पाओ, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप सभी को एजुकेशन देना स्टार्ट कर रहा हूं ना, बस इतना बदले में मुझे दे दो कि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर जोड़ सकते हो जोड़ दो। आप सिर्फ शेयर कर दो, सब्सक्राइब करने के लिए मत बोलना। अगर किसी को ये क्लास पसंद आएगी तो वो अपने आप सब्सक्राइब कर लेगा, डाटा में जेन्युइनिटी लगेगी तो वो अपने आप ही सब्सक्राइब कर लेगा। जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। चला जाए आगे, पैरालंपिक भी, हाँ बेटे पैरालंपिक भी वही होते हैं जहां पे आपके ओलंपिक गेम्स होते हैं। चलो टोक्यो पैरालंपिक की बात हो रही है। आपको पता है आखिरी पैरालंपिक में शॉटपुट खिलाड़ी दीपा मलिक सोनीपत के भैंसवाल गांव से, बेटी बचाओ सॉरी इलेक्शन कमिश्नर की ब्रांड एम्बेसडर, कितना सम्मान मिला था, मतलब इतनी सारी चीजें उन्हें दे दी थी। न्यूजीलैंड ने सर एडमंड हिलेरी अवार्ड दिया था। तो भाई इस बार तो और ज्यादा अचीवमेंट्स आई हैं, हाँ कि ना। आपको ये जान के खुशी होगी कि जेवलिन थ्रो में ही गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दोनों भारत का आया है। सिल्वर मेडल देवेंद्र झाझड़िया ने लिया है, और सोनीपत के बिल्कुल बेटे डेली क्लास हुआ करेगी, डेली 9 बजे 8:30 बजे 9 बजे डेली ही इस चैनल पे क्लास हुआ करेगी। कोई ना कोई डाटा आपको जरूर दूंगा। चलो तो टोक्यो पैरालंपिक का बात करूं अगर मैं, 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच हुए, 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच हुए हैं टोक्यो पैरालंपिक की बात करूं, 5 सितंबर 2021 है ना। और बेटे यहां आपको बता दूं यूएसए की कोई आसपास कहानी नहीं है, चाइना ही एक तरफा, चाइना ने ही पदक तालिका में पहला स्थान हासिल करा है। और कितने मेडल लिए हैं वो सब आपको जानना, इसलिए देखो वो चीजें आपको करा रहा हूं कवर। चाहूं तो यहां ये भी लिखवा दूं मेंस हॉकी में कौन कौन हरियाणा का है, कौन यूपी से है, क्लास को 2 घंटे की बना दो, लेकिन मैं आपका समय व्यर्थ क्यों करूं। मैं आपको वही डाटा दूंगा सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। हम यहां देवेंद्र झाझड़िया को भी कवर नहीं करेंगे अगर उनका सिल्वर मेडल आया है पैरालंपिक जेवलिन में, क्योंकि अगर पैरालंपिक जेवलिन से क्वेश्चन करना है तो भाई गोल्ड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, दिखती बात है। 5 गोल्ड मेडल आए हैं। भारत की बात करूं, फर्स्ट कौन रहा है, पहले स्थान पे कौन रहा है बेटे, चाइना यानी चीन रहा है।
है ना। भारत का यानी इंडिया का कौन सा स्थान रहा है? तो इंडिया 24वें स्थान पे रहा है। और बेटे याद रखेंगे 5 गोल्ड आए हैं, भारत की बात कर रहा हूं, 5 गोल्ड आए हैं, 8 सिल्वर मेडल आए हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। तो आपसे यह पूछ सकता है भारत के टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने मेडल आए हैं? 5 और 8 13 और 6 19, टोटल कितने मेडल आए हैं भाई? 19 मेडल्स आए हैं टोक्यो पैरालंपिक में भारत के। इसके अलावा सबसे पहले देखो, सिर्फ गोल्ड वाले ही याद रख लेना। एक नाम राजस्थान की एक लड़की जिन्होंने 50 मीटर और 10 मीटर एयर पिस्टल में दोनों में ही मेडल लिया है, वो काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। उसके अलावा सबसे पहले याद रखना सुमित अंतिल। ये सिर्फ 5 गोल्ड लिखवा रहा हूं बेटे, और बाकी याद करने की इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनता है बाकी चीजों से पहले यहां से क्वेश्चन बनता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टोक्यो पैरालंपिक से 5 सवाल डाल देंगे तो यहीं से हमारी सारी चीजें कवर हो जाती है। सुमित अंतिल की मैं बात कर रहा हूं बेटे। 6 जुलाई 1998 को इनका जन्म हुआ है सोनीपत के ही खेवड़ा गांव में। खेवड़ा गांव में, खेवड़ा गांव सोनीपत। और बेटे बचपन से पहलवान बनने का सपना था इनका, लेकिन 2015 में इनका एक्सीडेंट हो गया ट्रक के साथ। उसके बाद इन्होंने जेवलिन उठाया, पहलवान बनने का जो सपना टूटा उसके बाद इन्होंने जेवलिन उठाया। और देखो कहते हैं अगर कुछ बुरा भी होता है ना तो भगवान उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा रखता है। विश्व स्तर पे ओलंपिक से बड़ा कुछ नहीं है, और ओलंपिक में गोल्ड मेडल कितनी बड़ी बात है। ओलंपिक में ही गोल्ड मेडल। सुमित अंतिल बिल्कुल सोनीपत से संबंध है। महज बिल्कुल 23 साल की उम्र में, जस्ट 23 साल के हुए थे, महज 23 साल की उम्र में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई, बहुत बड़ी बात हो जाती है। 2 ऐसे खिलाड़ी रहे हैं भारत के जिन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। और वो कौन कौन है? उनका नाम है बेटे प्रमोद भगत और कृष्ण नागर। प्रमोद भगत और कृष्ण नागर, राजस्थान से है व्यक्ति कृष्ण नागर जी। तो ये दोनों किस खेल में? सुमित अंतिल का लिख लेना भाई, जेवलिन है। ये पूछा जा सकता है कि किस खेल के खिलाड़ी हैं। ये दोनों किसके हैं? बैडमिंटन बेटे। दोनों मतलब अलग अलग इवेंट है। जो पैर से दिव्यांग है, हाथ से दिव्यांग है, अलग अलग इवेंट बना देते हैं उनकी पैरालंपिक्स में। तो दोनों ही बैडमिंटन में भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। दोनों ही बैडमिंटन में भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। इसके बाद लिखिएगा मनीष नरवाल। हरियाणा वाले एग्जाम्स जो दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मनीषा नहीं है, ये तो जेंडर ही बदल गया था। चलो काफी मेहनत इन्होंने करी। मनीष नरवाल नाम है, सोनीपत से संबंध है इनका। सोनीपत के लिखना बेटे कथूरा गांव से संबंध है इनका। कथूरा गांव सोनीपत। और बेटे शूटिंग के खिलाड़ी हैं। शूटिंग में ही मेडल आया है इनका, गोल्ड मेडल आया है। शूटिंग में ही इनका गोल्ड मेडल आया है। और एक आखिरी खिलाड़ी का मैं नाम लिखना चाहूंगा। इस बेटी ने वास्तव में भारत का नाम रोशन करा है, अवनी लेखरा, जिनका संबंध जयपुर राजस्थान से है। बेटे 1 गोल्ड है इनका और 1 ब्रॉन्ज है। 1 गोल्ड है, 1 ब्रॉन्ज है। और लिख लेना ये भी शूटिंग की खिलाड़ी है। 10 मीटर एयर पिस्टल में इनका गोल्ड मेडल आया है और 50 मीटर में इनका ब्रॉन्ज मेडल आया है। ये थे टोक्यो ओलंपिक्स प्लस में पैरालंपिक्स। और मेरे ख्याल से कोशिश ऐसी रही है कि कम से कम समय और कम से कम डाटा में आपके सारा क्वेश्चन कवर करा दिए जाए। उम्मीद करता हूं कि कुछ बच्चों को एटलीस्ट ये फायदा दे ये क्लास,
और इसी प्रकार डेली मैं आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देता रहूंगा। बदले में आप लोगों का सिर्फ इतना सपोर्ट चाहिए कि भाई शेयर के धुम्मे उठा देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, सभी टेलीग्राम व्हाट्सएप स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इस क्लास को शेयर कर देना। सिर्फ इतना ही मेरे लिए सफिशिएंट है। आप सभी मेरे साथ जुड़े, इस चीज के लिए आप सभी का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, हंसते रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।